आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? इस उम्मीद आशा के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सभी को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल होगा। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज के सेशन की। स्वागत है आप सभी लोग बच्चे का, जो भी ऐसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी की तैयारी में एक नई शुरुआत देने के लिए हम आप सभी को डेली करंट अफेयर विद टॉपिक वाइज डिटेल में प्रॉपर एनालिसिस, जहां पे आपको अलग अलग बेस्ट एमसीक्यूज और इसके अंदर हम स्टैटिक जीके प्रॉपर एनालिसिस के साथ करवा रहे होते हैं। तो स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार कमेंट कर दीजिए क्या आप सभी तक मेरी आवाज आ रही है। सभी को गुड आफ्टरनून है। चलिए, तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। और आप सभी को पता है, शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं किस तरीके से हम सेशन को कवर करते हैं। पहले हम करते हैं रिवीजन लास्ट क्लास का, फिर आज की करंट अफेयर की बात करते हैं, फिर इसके बाद एक हम आप सभी लोगों को कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन कराते हैं, और फिर फाइनली जो है एक पोर्शन आपके लिए होमवर्क का होता है। जो ये चार तरीके से आपकी पूरी ये क्लास होती है, जिससे आपकी तैयारी को एक नई मजबूती मिल जाती है। स्वागत आप सभी स्टूडेंट्स का। चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले एक प्यारा सा थॉट, जैसे सामने शेर देख रहे हैं आप सभी लोग, वही शेर और शेरनी आप हमारे सामने बच्चे आप सभी लोग क्लास देख रहे हैं, आप सभी इस शेर और शेरनी के बराबर हैं। तो थॉट क्या है? लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे, और बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिख जाएगी आप सभी को। हम ना छोटे लक्ष्य को चलते हैं, और छोटे लक्ष्य के प्रति हम सोचते हैं कि हम उसको अगर हमें मिल जाता है हम उसी को बहुत बड़ा अचीवमेंट मान लेते हैं। नहीं, लक्ष्य अगर तय करना है तो बड़े लक्ष्य तय करो, और बड़े लक्ष्य छोटे छोटे लक्ष्यों के द्वारा ही आपकी पूरी की जा सकती है। हर दिन अपने आप को देखो, हर दिन अपने आप को इवेल्युएट करो कि क्या कर रहे हो, हर दिन का अपने शेड्यूलिंग करो कि कितना आपको करना है, मेहनत कैसे करना है अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए। हर एक मेहनत को दिन पर दिन आप बढ़ाते जाइए, जरूर एक समय आएगा जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पूरा कर चुके होंगे। तो स्वागत है ऐसे मोटिवेशन थॉट के साथ आप सभी लोगों का, और शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएंगे, हाल ही में किस देश ने स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आप सभी को पता है दक्षिण कोरिया है, इन्होंने मोबाइल मोबाइल को क्लासरूम के अंदर यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पहले नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज ने ऑलरेडी लगा दिया। पहला एक देश जिसने लगाया है वो है ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है बेटा आप सभी के स्क्रीन पे, वेयर इज द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, तियानजिन चाइना के अंदर ये आप सभी का एससीओ का सम्मेलन 2025 में हुआ है। अगला सवाल है, कौन से राज्य ने पहला रैंक सिक्योर किया है एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र जो है एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले रैंक पर सिक्योर किया है आप सभी लोगों के लिए एनर्जी एफिशिएंट के मामले में। अगर देखें, अगला सवाल है, पहला भारत का एआई आधारित जनजातीय बेस्ड है जो कि पूरी तरीके से लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए यूज किया जा सकेगा, जिससे जो एंडेंजर्ड हैं हमारे ट्राइबल लैंग्वेजेस, आप सभी को मैंने कल बताया था अप्रॉक्स 461 ट्राइबल लैंग्वेजेस हमारे देश के अंदर बोली जाती हैं, और उसमें से 81 ऐसे लैंग्वेजेस हैं पूरी तरीके से वल्नरेबल हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और ऐसे 42 ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कि खतरे में हैं। तो इस वजह से आपकी एक आदिवाड़ी नामक का एक ऐसा एआई फर्स्ट ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लॉन्च किया जाता है, जो कि हेल्प करेगा आपके ट्राइबल लैंग्वेज को सिक्योर करने में। अगला आपके पास आता, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, चंद्रयान 5 मिशन जो है एक इंपोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है किस किस देश के बीच में? तो आप सभी को पता है अभी रिसेंट में भारत और जापान, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के अंदर विजिट हुआ था, जिसमें जाक्सा जापान का स्पेस स्टेशन है, इंडिया का इसरो है। तो इन दोनों ही रिसर्च सेंटर्स के द्वारा आपका ये मिशन के ऊपर बातचीत की गई। तो चंद्रयान 5 जो है ये लॉन्च किया जाएगा। आप सभी लोग जल्दी से बताएं। अगला सवाल आपके पास है, सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द सैफ अंडर 17 वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 टाइटल? इंडिया, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से फटाफट सभी लोग बताएंगे। तो आपका प्यारा भारत जो है सैफ अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप 2025 जीता है। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दारुमा गोड़िया प्रधानमंत्री मोदी को जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी
भेंट दिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ड्रामा डॉल जो है एक गिफ्ट किया गया है, किसको? प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। कौन से मंदिर के द्वारा? जो शोरिनजान दारुमा जी टेम्पल, जो इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया गया है किस राज्य में? तो आप सभी को पता है बिहार के अंदर होना है चुनाव, तो बिहार के द्वारा ही बिहार राज्य के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि आपके बिहार के जितने भी परिवार हैं, उन परिवारों में से हर एक महिला को, परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। और इसी तरीके से आफ्टर 6 मंथ को स्टार्टअप करने के बाद उस अगर महिला को जरूरत पड़ती है अपने और भी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जा सकेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा के अंदर स्थापित किया गया है फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। भैया हम नोएडा से बिलोंग करते हैं और सच बता रहा हूँ, ये कहने वाली बात नहीं है। नोएडा अपने आप में एक बहुत ही उभरता हुआ शहर है, पूरे यूपी की जान है हमारी नोएडा, क्योंकि नोएडा के अंदर जिस तरीके की डेवलपमेंट और साफ सफाई और हर चीज देखने को मिलेगी ना, आप लोग कोई अगर व्यक्ति नोएडा से होगा या बच्चा, या फिर कभी आपने नोएडा विजिट किया होगा या फिर नहीं किया, तो अगर अभी कभी करेंगे ना, आपको देख कर लगेगा कि आप किसी ऐसे शहर में आए हुए हैं जहां से आपको लगेगा कि हाँ, मतलब खुशी महसूस होगी, आपको आना आपको सफल महसूस होगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों के आज की क्लास में। सो लेट्स बिगिन टुडेज न्यूज एनालिसिस विद अभिषेक सर। एंड आज है 2 तारीख और स्वागत आप सभी हमारे प्यारे बच्चों का पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हु वॉज अवॉर्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025? आप सभी को मैं बता दूं, ये जो मैग्सेसे अवार्ड है ना, इसको एशिया का नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। एशिया का ये नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है, जो कि आपके भारत के अंदर पहली बार किसी को दिया गया है, एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। और उस आपके एनजीओ का नाम है एजुकेट गर्ल्स। इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बहुत अच्छे से मैं बता दूं, ये जो एजुकेट आपका नॉन प्रॉफिट, ये एजुकेट गर्ल्स जो है, ये एक तरीके का एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक एनजीओ है जिसको पहली बार ये दिया जा रहा है। ये जो आपका शुरुआत किया गया था, आपको बता दो साहिमा अली के द्वारा जो है ये शुरुआत किया, नहीं सॉरी, इसके बाद आप सभी बता दूं, ये एजुकेट गर्ल्स तो आपका दिया गया है भारत के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसे देश के लोग हैं जिनको दिया गया है। ये आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाएगा, दिया नहीं है अभी, 7 नवंबर को ये दिया जाएगा। मनीला के अंदर ये ऑर्गेनाइज होगा और वहीं पे ये अवार्ड दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आप सभी को बता दूं, आपकी एक है शाहिमा, अच्छा मैंने लिखा हुआ है, आई थिंक आगे मेंशन किया हुआ है, हाँ ये रहा, इसमें लिखा हुआ है एजुकेट गर्ल्स जो है ये आपके भारत की, जो कि लड़कियों की शिक्षा के ऊपर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। 2007 में इन्होंने ये एनजीओ स्टार्ट किया था। इनके बारे में थोड़ा सा आप सभी को डिटेल में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो एजुकेट गर्ल्स हैं, इन्होंने 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इनका नाम है सफीना हुसैन। ठीक है, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सफीना हुसैन जी के द्वारा जो है ये एनजीओ जो है बेटा स्टार्ट किया गया था। और इन्हीं के द्वारा 2007 में स्टार्ट करके एक पहला भारतीय ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज जैसे बराबर का ये अवार्ड दिया गया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम ये था कि राजस्थान के अंदर जब ये शुरुआत की गई थी, तो फीमेल इलिटरेसी को और भी ज़्यादा कम, और फीमेल इलिटरेसी को कम करना, और जो भी अनस्कूल्ड गर्ल्स हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाती लड़कियां, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने में सपोर्ट करना। और जब तक सपोर्ट करना, जब तक उनको एक हायर एजुकेशन और रोजगार तक नहीं मिल जाता। इस तरीके की ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। सोचो कितना बेहतरीन है, कोई एक लड़की इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वो भी पूरी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। इसका मिशन ही यही था कि 1 गर्ल एट अ टाइम, हर एक समय आपकी एक लड़की जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। तो आप सभी को बता दूं, यहाँ पे पॉवर्टी को पूरी तरीके से खत्म करना। कोई भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लड़कियां पॉवर्टी की वजह से नहीं पढ़ पाती, बहुत ज्यादा गरीबी होती है, इस वजह से नहीं पढ़ पाती। तो उस गर्ल्स एजुकेशन को वैल्यू देना, उस गर्ल्स एजुकेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा देना, इस वजह से इस एनजीओ को 2007 में राजस्थान के अंदर इन सफीना हुसैन के द्वारा जो है बनाया गया था। आप सभी को बता दूं, इसी एजुकेट गर्ल्स के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था आपका 2015 के अंदर। पहला भारत का डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया गया था, इन्हीं के द्वारा, एजुकेट गर्ल्स के ही द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें इन्होंने बात करी थी अप्रोक्स 2 मिलियन गर्ल्स को।
आप सभी लोग इस डाटा को लिखिएगा। इस डाटा में 2 मिलियन गर्ल्स का इन्होंने हेल्प करने के लिए अप्रोक्स 30,000 गांव में 30 के विलेजेस के अंदर इन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए 2 मिलियन लड़कियों को पढ़ाने का इन्होंने निर्णय लिया था। इसी वजह से 2015 में इन्होंने डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड, डीआईबी बॉन्ड नाम का, डीआईबी जैसे शेयर इशू करते हैं ना, तो डीआईबी बॉन्ड इशू किया था इन्होंने, ताकि इनके पास फंड आ सके और उस फंड का ये यूज कर सके गर्ल्स को पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग इनके बारे में ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण था। जिसके बाद इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा प्रगति। देखिए बहुत जरूरी है इनके बारे में जानना आप सभी को, ठीक है। जिसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा इन्होंने प्रगति, और इस प्रगति एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्लीटली ओपन स्कूल प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था। जो भी ऐसे महिलाएं हैं, यंग महिलाएं 15 से 29 साल तक, उनको कैसे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। और अप्रोक्स इसके अंदर 300 से लेकर शुरुआत में 300 के आसपास थी, और फाइनली कम से कम इन्हें तो 31,500 ऐसी यंग महिलाएं इसके अंदर ज्वाइन करती हैं और इसको अपने एजुकेशन को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करती हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चों को हेल्प करती हैं। आप समझ रहे हैं, ये महत्व है इस एजुकेट गर्ल्स के एनजीओ का, जो इनके सफीना हुसैन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। सैल्यूट है ऐसे हमारे वुमेन्स को जो एक समाज में, एक हमारे देश के अंदर गर्वान्वित कार्य करती हैं। और नोबल प्राइज जैसा एक इक्विवेलेंट अवार्ड, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया जाता है, काफी बड़ी बात है। और दूसरे देश की बात करें, शाहिना अली जो कि आपकी मालदीव्स की हैं, ये एक पर्यावरण अधिवक्ता थी, इनको भी आपका अवार्ड दिया जाएगा 7 नवंबर को। फ्लावी एंटोनियो एल विलेनुया, ये फिलीपींस की हैं, जो कि कैथोलिक पादरी हैं, जो कि गरीबों और बेघरों की सेवा करते हैं, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया जाता है। आप सभी को मैं बता दूं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, तो इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1958 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया था 1958 के अंदर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑनर्स इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल्स हो जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चाहे, और इसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट भी आप सभी को इनको दिया जाता है, और साथ साथ कैश प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है, कैश प्राइज भी दिया जाता है। 1958 में ये आपका स्टार्ट हुआ था। और इस बार का जो है आपका ये जो होने वाला है 67th प्राइज होने वाला है, मतलब 67th नंबर का अवार्ड होने वाला है आपका ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ आप सभी को ये भी बता दो, शुरुआत के अंदर मतलब अप्रोक्स जब 1958 से लेकर 2008 तक, 1958 से लेकर 2008 तक इस सेम अवार्ड को जो है सिर्फ और सिर्फ 6 कैटेगरीज के अंदर ही दिया जाता था। 6 कैटेगरीज के ही लोगों को दिया जाता था आपका ये अवार्ड। और वो 6 कैटेगरी कौन कौन थी आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूं। ये 6 कैटेगरी थी आपकी, इनके बारे में आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, हाँ ये रहा। एमर्जिंग लीडर, ये आपका पीस एंड गवर्नमेंट सर्विस में जो हो, पब्लिक सर्विस में जिसने बहुत अच्छा कार्य किया हो, कम्युनिटी लीडरशिप के अंदर जिसने बहुत अच्छा कार्य किया हो, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा जिसने काम किया हो, पीस एंड इंटरनेशनल हार्मनी के अंदर जिसने बहुत अच्छा कार्य किया हो, और लास्ट में आपको बता दूं एमर्जिंग लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छा जिसने कार्य किया हो। लेकिन ये 2008 तक तो इस तरीके से ये अवार्ड दिया जाता था, लेकिन फाइनली 2009 के बाद से इसको चेंज किया गया, और 2009 के बाद से इस अवार्ड को पर्टिकुलर कोई फिक्स कैटेगरी ये फॉलो नहीं करने लगा। जैसे अभी क्या है कि ये फिक्स कैटेगरी के लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन 2009 के बाद से ये अवार्ड पर्टिकुलर किसी एक फिक्स कैटेगरी को नहीं दिया जाने लगा। ये उन बस एमर्जेंट लीडरशिप को छोड़ के ये सभी लोगों को फॉर्ड एजुकेशन से जो भी आपके जुड़े हैं वो उनको दिया जाने लग रहा है ये अवार्ड, चाहे वो शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब जैसे अभी इन्होंने किया आपके साइना हुसैन के बारे में आप सभी को बताया, तो इस तरीके से ये अवार्ड जो है दिया जाने लगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इनके बारे में आप सभी को मैं बता दिया हूं, इसकी स्थापना सारी चीजें A to Z फाइनली आप सभी को मेरा पहला प्राइज ये दिया गया था 1958 में, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्लियर है। इसका नाम किसके रखा था, क्योंकि फिलीपींस की एक प्रेसिडेंट थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट थी रेमोन मैग्सेसे, इन्हीं की स्मृति में इसका नाम रेमोन मैग्सेसे रखा गया है। 1957 में इसकी स्थापना रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा की गई थी, लेकिन पहला प्राइज 1958 में दिया गया था, इस वजह से इसकी स्थापना 1958 में बोली जाती है। और पहला प्राइज जो है ये इंडियन आचार्य विनोबा भावे को ही मिला था, मतलब पहला प्राइज भी भारतीय ही कोई मिला था। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को, यहां तक उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। 5 ऐसे भारतीय विजेता 2016 से लेकर 2023 तक अगर हम देखें तो 2023 में डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला था, 2019 में रवीश कुमार को मिला था, 2018 में भारत वतमाड़ी को मिला था, 2018 में सोनम वांगचुक को मिला था और 2016 में बेजवाड़ा विल्सन को मिला था। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आते हैं अपने अगले सवाल पे। उड़ीसा सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ई बस अपनाने में भारत में उड़ीसा का कौन सा स्थान है? बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए ये सवाल। तो आप सभी को बता दो भारत में उड़ीसा का जो है 5वां स्थान है, क्योंकि अब इसके अंदर उड़ीसा के अंदर आप सभी को बता दूं ये पहल ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ई बस का मतलब क्या है कि जो पेट्रोल डीजल या सीएनजी जो बहुत ज्यादा यूज करते थे, इससे क्या होता है कि मार्केट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मार्केट में मतलब आपके एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, इसको कम से कम करने के लिए अब आपको पता है हर एक राज्य जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को डेवलपमेंट ज्यादा किया जा सके। और इसी तरीके से 450 ई बसें पहले से ही अप्रोक्स आपकी सड़कों पर चल रही हैं आपका उड़ीसा के अंदर, जो कि भुवनेश्वर, कटक और पुरी के अंदर संचालित हो रही हैं। आप सभी के लिए मैं बता दूं अभी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा ई बसेस आपके दिल्ली के अंदर अप्रोक्स 3,500 से भी ज्यादा बसेस चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर 3,296, कर्नाटक के अंदर 2,236 और उत्तर प्रदेश के अंदर 850 बसेस और उड़ीसा में 5वां रैंक है आपका 450 बसेस। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पहला रैंक जरूर याद रखिएगा, पहले रैंक पे है आपका दिल्ली, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल बस जो चलाई जा रही है अप्रोक्स 3564 बसेस चलाई जा रही है। उड़ीसा के बारे में समझने का प्रयास करें तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इस समय यहाँ के सीएम जो हैं मोहन चरण मांझी जी हैं, यहाँ के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जी हैं। और विधानसभा की सीटें देखें तो 147 हैं, राज्यसभा की सीटें जो हैं 10 सीटें हैं और लोकसभा की सीटें 21 सीटें हैं। तो क्योंकि यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, ये आपके कुछ स्टैटिक के पार्ट हैं। तो आते हैं अपने अगले सवाल, तीसरे नंबर पे। आईसीसी और गूगल ने किस खेल को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आईसीसी और गूगल ने एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है गूगल के साथ। किसने की है? आईसीसी ने करी है, ध्यान रखिएगा। और ये कोलैबोरेशन जो है आपके फैन एंगेजमेंट को, आपकी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को और भी बेहतर तरीके से इंप्रूव किया जा सके और भी बेहतर तरीके से वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड वाइड लेवल पर बढ़ाया जा सके, इस वजह से ये पार्टनरशिप करी गई है। जिसके यहाँ पे आप सभी लोग बता दूं किसके लिए किया गया है? आपके महिला क्रिकेट के लिए किया गया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो आपका अभी वर्ल्ड कप होने वाला है वुमेन्स का, वर्ल्ड कप जो होने वाला है वुमेन्स का, वो आपका 2025 का कहाँ पे होने जा रहा है? आपके इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है। कहाँ होने जा रहा है? इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है 2025 का। और इसी तरीके से जो आपका वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का होने वाला जा रहा है, ये वुमेन्स की बात हो रही है। और T20 वर्ल्ड कप भी जो महिलाओं का हो रहा है वो कहाँ पर होने जा रहा है? आपके 2026 का होने जा रहा है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आप सभी को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि महिला क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और सहभागिता और डिजिटल पहुंच बढ़ाना है। मैंने आपको बताया ना कि इंप्रूवमेंट करना है इसका डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के अंदर, फैन फॉलोइंग को और भी बेहतर बनाना है। इसका प्रॉफिट बेनिफिट्स ये हो सकेगा कि लाइव अपडेट रेगुलर बेसिस पे, हाइलाइट्स, स्टोरीज और स्थानीय भाषा के अंदर जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी जो है कमेंटेटिंग करी जा सकेगी। जैसे हम लोग देखते हैं ना भैया, आईपीएल को देखते हो, भोजपुरी के अंदर भी आपका अनाउंस कर दिया जाता है, भोजपुरी के अंदर भी धीरे धीरे आपका वो आने लग रहा होता है, तमिल के अंदर भी जो है कमेंटेटर्स कर रहे होते हैं। तो ये जो लोकल लैंग्वेज होता है वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग को बढ़ा देता है क्रिकेट के प्रति, समझ रहे हैं। तो इसका मेन फोकस है कौन कौन से टूर्नामेंट पे? जो वुमेन वर्ल्ड कप खेले जाना है 2025 का भारत और श्रीलंका के अंदर, और 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप खेले जाने हैं इंग्लैंड और वेल्स के अंदर। तो इस वजह से ये आपका आईसीसी ने गूगल के साथ इस वजह से पार्टनरशिप करी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जीडीपी ग्रोथ के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये सवाल, आप सभी के लिए ध्यान रखिएगा।
सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर द लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय द एनएसओ। पहली बात बहुत ध्यान से समझिए, जीडीपी का बेसिकली मतलब क्या होता है, गुड्स एंड ये सॉरी जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ना बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो जीडीपी होता है बेसिकली क्या होता है, पूरे देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, इसकी जो वैल्यू है एक साल के अंदर, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर, कितना, एक साल के अंदर, ध्यान रखिएगा, एक साल के अंदर, उसी को बोलते हैं आपका जीडीपी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक साल के अंदर ये मैंने सिर्फ एक पेन बनाया जिसकी कीमत थी कितनी, 10 रुपए थी, तो हमारे 10 रुपए, हमारे देश की जीडीपी 10 रुपए हो गई। समझ में आ रही बात। तो अब आप सभी को बड़ा ध्यान से समझना है किसी चीज को। तो इस समय जो ग्रोथ रेट रखा गया था वो 7.8% जो है आपका रिलीज किया गया है एनएसए के द्वारा। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। देखिए अभी आप सभी को मैं बता दूं, क्वार्टर 1 में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट रखा गया था वो अप्रोक्स 6.3%। टू आप सभी को थोड़ा सा पहले ईयर के बारे में समझा दो, हो सकता है कोई किसी बच्चे को ना समझ में आ रहा हो। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये पूरा एक साल है, तो ये एक साल जो है ना 4 क्वार्टर में बटा होता है, सभी को पता होगा, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो आप सभी को पता होगा, तो ये 4 क्वार्टर में पूरा एक साल बटा होता है। और 24-25 की बात करें, 2024-25 का लास्ट ईयर था। अब जो हमारे पास चल रहा है वो आपका चल रहा है यहां से 2025-26, मतलब अब जो जीडीपी का जो आपका एस्टिमेट किया जा रहा है वो 2025-26 का किया जा रहा है। 2025-26 की बात करूं तो अप्रैल से लेके जून के बीच में, अगर हम बात करें तो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट हुई है वो 7.8% हुई। मतलब पहले क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर 1, क्योंकि 2025-26 के लिए तो क्वार्टर 1 ही होगा, अप्रैल से जून, फिर इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक जाएगा, तो कहने जुलाई से सितंबर तक जाएगा। तो आप सभी को यहां पे समझना है कि क्वार्टर 1 में हमने अप्रोक्स 7.8% की ग्रोथ रेट देखी है, जो कि आरबीआई की फोरकास्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आपका लास्ट ईयर में 6.5% जीडीपी हमने देखा था, जो कि 15 महीने का लो था। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है और भी कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, दो टर्म्स में। एक होता है रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी बेटा, और एक होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। बहुत ध्यान से समझिए, रियल जीडीपी बेसिकली मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस पर जब हम कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पर जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। जैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए 2011-12 में आपकी किसी भी व्यक्ति, एक मार्कर की जो प्राइस था वो 10 रुपए था, तो जब हम जीडीपी को हम इसी 10 रुपए पे कैलकुलेट करें तो इसको बोलते हैं रियल जीडीपी से हमारा जीडीपी कैलकुलेट होना। लेकिन अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जब हम जीडीपी को करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, करंट ईयर प्राइस मतलब आज के प्राइस पे, 2025 के प्राइस पे देखेंगे तो इस मार्कर की कीमत बढ़ी होगी। तो आपके नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या होता है, आपका रियल जीडीपी तो जुड़ा ही होता है, मतलब रियल जीडीपी मतलब कांस्टेंट प्राइस तो जुड़ा होता है, प्लस प्लस साथ में इसके साथ इन्फ्लेशन वाला भी प्राइस जुड़ा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका 10 रुपए रियल जीडीपी हुआ, प्लस इन्फ्लेशन हो सकता है, इसकी कीमत 5 रुपए बढ़ के हो गई। अब इस समय करंट में अगर हम देखें तो इस पेन का प्राइस 15 रुपए हो गया होगा। तो जब हम जीडीपी को 15 रुपए के हिसाब से, मतलब नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो 15 रुपए दिखेगा हमारा जीडीपी, और अगर कांस्टेंट ईयर मतलब रियल जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो हमारी जीडीपी 10 रुपए दिखेगी। तो आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है और क्या मतलब होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो बेटा रियल जीडीपी की बात करें तो हमारे देश की जो रियल जीडीपी है इस समय, रियल जीडीपी है जो इस समय की हमने बात किया था, तो हमें समझना होगा कि जब हमारा 25-26 की अगर हम इसके अंदर देखें तो अप्रोक्स 47 लाख.89 करोड़ था। समझ रहे हैं आप सभी लोगों को, समझ में आ रही है, 47.89 लाख करोड़ क्वार्टर 1 में। अभी क्वार्टर 1 की बात करें, ये सारी चीजें बात हो रही हैं अप्रैल से लेके जून के बीच में, ठीक है, अप्रैल से लेके जून के बीच में, मतलब हम बात कर रहे हैं क्वार्टर 1 की। क्वार्टर 1 के अंदर हमारी जो रियल जीडीपी है इस समय
अभी के करंट में 2025-26 के अंदर 47.89 लाख करोड़ है। लेकिन अगर यही रियल जीडीपी की हम बात करें 2024-25 के इसी समय की अप्रैल से जून के बीच में बात करें, क्वार्टर वन कितना था, उस समय रियल जीडीपी था अप्रोक्स आपका 44.42 लाख करोड़, 42 लाख करोड़। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ कि आपका ये वाला जो डाटा है ये है 2024-25 का, और ये जो डाटा है ये है 2025-26 का। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि 2024-25 में अप्रोक्स 44.42 लाख करोड़ था। इस समय आपके रियल जीडीपी जो है 47.89 लाख करोड़ है। तो इसी के बीच में अप्रोक्स देखें तो हमने 7.8% का ग्रोथ किया है। आप समझ में आ रहा आप सभी को, तो हमने जो ये बोला कि कितना परसेंट का ग्रोथ रेट किया है, तो 7.8% का यही ग्रोथ रेट हमने देखा है। ये रियल जीडीपी की बात हो रही है। लेकिन अब यहां पे हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। अब थोड़ा सा बेटा बात कर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी की। क्लियर है आप सभी को यहां तक? तो एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे जी सर एकदम बढ़िया से क्लियर है। पिछले साल आपका रियल जीडीपी ये था क्वार्टर वन में, इस साल रियल जीडीपी ये है इस क्वार्टर वन में, और 7.8% आपका ग्रोथ रेट हुआ है जीडीपी के अंदर। अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी की अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें, अच्छा सॉरी पहले लास्ट ईयर से छोड़िए, पहले इस ईयर की बात कर लेते हैं। तो 2025-26 के अंदर अप्रोक्स 86.0 लाख करोड़ रुपीस है। ठीक है, ये क्वार्टर वन की सारी बातें चल रही है बेटा, अप्रैल से जून के बीच में। ठीक है, अप्रैल टू जून के बीच में जो है ये आपका चल रहा है 86 लाख करोड़ रुपीस। ये क्वार्टर वन की बात चल रही है। ठीक है, 2025-26 की। अब इसके साथ ही साथ लेकिन अगर हम लोग देखें आपका लास्ट ईयर में अप्रोक्स जो है आपका 79.08 लाख करोड़ रुपीस था। ठीक है, 79.08 लाख करोड़ था। ये कब का था? 2024-25 का था। 2024-25 ये जो डाटा दिखा रहा हूं कब का दिखा रहा हूं बेटा? ये 25-26 का दिखा रहा हूं, मतलब अभी का दिखा रहा हूं। ठीक है, 25-26 का डाटा दिखा रहा हूं। तो आपको एक चीज समझ में आई सर, कहीं ना कहीं पिछले साल से क्वार्टर वन की अगर कंपेयर करें तो पिछले साल का क्वार्टर वन और इस साल का क्वार्टर वन दोनों में कंपैरिजन में देखें तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है। सर कितना परसेंट ग्रोथ हुआ? तो 8.8% ग्रोथ रेट हुआ है। तो अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए आपके एग्जाम के अंदर कि बताइए रियल जीडीपी क्वार्टर वन में कितना ग्रोथ हुआ है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम ये पूछा जाता है, तो रियल जीडीपी 7.8% हुआ है, नॉमिनल जीडीपी 8.8% हुआ है। क्लियर है आप सभी लोगों को? ये दोनों ही चीजें मैंने डिटेल में आप सभी को समझा दी है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको ध्यान से समझने की प्रयास करना है। अब आपके पास सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आपके पास, हम लोग बहुत ध्यान से समझिए, सेक्टर्स होते हैं आपकी एक्टिविटीज के। तो 3 सेक्टर आपके देश के अंदर हैं, हर जगह यही होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एक होता है बेटा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर। और हर सेक्टर के अंदर जो है ना प्रॉपर जीडीपी अपनी होती है। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सेक्टर आते हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर होता है। तो इसके अंदर देखें तो अप्रोक्स हमने इस साल 2.8% का ग्रोथ रेट देखा है, जो कि पिछले साल अप्रोक्स 2.2% था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2025 और यहाँ लिख देते हैं 2026, ये बेटा 2026 का चल रहा है। तो याद रखेंगे 2025 के अंदर हमने देखा था 2.2% का ग्रोथ रेट, 2.2% का, लेकिन इस साल जो है हम देखें तो 2.8% का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है। और इसी तरीके से हमारा सिर्फ अगर एग्रीकल्चर की लिए बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर 3.7% का हमने ग्रोथ रेट देखा है, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ आपका 1.5% था। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2025 के अंदर जो ग्रोथ रेट था वो अप्रोक्स सिर्फ और सिर्फ 7% था। कितना था? 7% था। लेकिन इस साल जो ग्रोथ रेट देखा हमने वो अप्रोक्स 8.6% देखा है। और इसी तरीके से आपको पता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर हमने बात करी है। समझ में आ रही है बात? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी अगर हम लोग ओवरऑल अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री भी आ जाती है, वो सारी भी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 इंडस्ट्री आती हैं। लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 7.7% का हमने ग्रोथ रेट देखा है, जो कि लास्ट ईयर 7.6% था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टर्सरी सेक्टर की, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए टर्सरी सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना ग्रोथ हुआ जीडीपी में। तो टर्सरी सेक्टर के अंदर हम लोग देखें बेटा
तो लास्ट ईयर क्वार्टर वन की अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्स सिर्फ और सिर्फ 5.4% जीडीपी ग्रोथ रेट था टर्सरी सेक्टर के अंदर, लेकिन इस साल की बात करें तो अप्रोक्स हमने 8.6% का ग्रोथ रेट देखा है आपके टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे हम अपने बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की, जो सर्विसेज दी जाती है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी जो सर्विसेज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज आपकी टर्सरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि ये सारी चीजें जो बात हो रही है ये सारा आपके पिछले साल के कंपैरिजन में क्वार्टर वन की बात हो रही है। पिछले साल 2025 में अप्रैल टू जून के बीच में क्या ग्रोथ रेट रहा वो ये दिखा दिया मैंने, प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी और टर्शरी, और इस साल क्वार्टर वन में क्या ग्रोथ रेट रहा वो ये मैंने दिखा दिया। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं बढ़िया से क्लियर हो गया होगा एक एक चीज जीडीपी के बारे में। ठीक है, तो अब आप सभी को बता दूं ये जो डाटा रिलीज किया गया है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, आपके एनएसओ के द्वारा जो है रिलीज किया गया, जिसने ये बताया कि इस साल हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहा है वो 7.8% रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना, देखिए जैसे मैंने कंपेयर किया था पिछले साल 6.5% था, लेकिन ये जीडीपी ग्रोथ रेट किसके हिसाब से, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रियल जीडीपी है बेटा ये, ठीक है, रियल जीडीपी। लेकिन अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए कि बताइए नॉमिनल जीडीपी कितना ग्रोथ रेट हुआ है आपके क्वार्टर वन में, तो आप सभी लोग आंसर देंगे 8.8% का ग्रोथ रेट हुआ है। आप सभी को मैंने वो एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप लोग डाटा देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दूं अभी इसके अंदर जो जीडीपी के अंदर टैरिफ, अभी आपके देश के अंदर जो 50% यूएसए के द्वारा टैरिफ लगाया गया है, इस टैरिफ की वजह से अभी जीडीपी का भी कोई वो नहीं आया है, डाटा नहीं आया, क्योंकि टैरिफ अभी आपका जुलाई में लग रहा है, अगस्त में लग रहा है टैरिफ, है ना। तो अभी अगस्त में टैरिफ लगा है, तो अभी डाटा जो दूसरे क्वार्टर का आएगा उसके अंदर आपको फर्क देखने को मिलेगा कि जीडीपी में क्या फर्क पड़ा है दूसरे क्वार्टर में। ठीक है, ऑब्वियस बात है डाउन जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि डिमांड कम हुई है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, है ना। तो इसको हमें आगे समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को बता दूं जीडीपी का मतलब क्या होता है। सभी ने बताया था जो भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस करी जा रही है आपके देश के अंदर, उसकी एक वैल्यू जो है उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। क्लियर है आप सभी को, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एनएसओ की बात करें, ये भारत की एक ऐसी प्रमुख स्टैटिस्टिकल बॉडी है जिसको 2019 में एनएसओ के द्वारा गठन किया गया था। और किस कमेटी के द्वारा एनएसओ का गठन किया गया था, तो याद रखेंगे रंगारजन कमीशन के द्वारा जो है ये गठित किया गया था, जो कि एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम का एक कोऑर्डिनेशन और इवोल्यूशन करती है आपके देश के अंदर। आप सभी को उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। लेकिन अभी ये एनएसओ के द्वारा जो है आपका ये जीडीपी ग्रोथ रेट को दिखाया है। आप सभी को बता दूं जो आपके देश में जो वर्ल्ड बैंक है, आज भी वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है, इन्होंने अपने आपके देश को, मतलब भारत देश को बोला है कि ये एक उभरती हुई इकोनॉमी है, जिसको आप सभी को बता दूं वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा है कि हमारे देश की जो 6.3% जीडीपी ग्रोथ होने वाली है 2026 के अंदर, और आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्स 6.4% होने वाली है। तो ये भी डाटा याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.3%, आईएमएफ के द्वारा 6.4%। आप सभी के सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन हमने जीडीपी की एक एक डिटेल हमने बढ़िया से पढ़ ली है। अगला सवाल है, देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली किस नेशनल हाईवे पर शुरू की गई। देखिए पहली बात तो आप समझिए, ये मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आप सभी लोग हाईवे पे जब जा रहे होंगे, जब एक हाईवे पे जब आप चढ़ रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, एक टोल लगे होते हैं टैक्स वसूलने के लिए। जब आपके पास क्या होता है, गाड़ी पे फास्टैग लगा होता है और तुरंत उससे कट जाता है, और टोल का जो बैरिकेड लगा होता है तो खुल जाता है, फिर उसके बाद आप निकल रहे होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, आप बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ती हैं, आप सभी को पीछे गाड़ियां खड़ी होती है, एक गाड़ी अपना टैक्स लेने के लिए खड़ा हो, टैक्स काटने के लिए आपका टोल प्लाजा पे खड़ा होता है, और बहुत टाइम लगता है, जिसके वजह से जो है ना फ्यूल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और पॉल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से जो है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग के लिए एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया है, आप सभी लोगों को बता दूं, जिसका नाम है NH48 पर ये पहला सिस्टम जो है ऐसा लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा आप सभी का लॉन्च किया गया, तो याद करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, मॉर्थ जिसको बोलते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे लिख दीजिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, इसके लिए आप सभी को बता दूं, इसके द्वारा प्लान किया गया है ये मल्टी लेन फ्री फ्लोइंग। अप्रोक्स ये शुरुआत में 25 नेशनल हाईवे के अंदर ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, 25 नेशनल हाईवे के अंदर। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने ये तो समझाया नहीं कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग क्या होता है। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग में क्या होगा, आपके पास एक ऐसी स्कैनर होंगे या ऐसे टैगलाइंस आपको लगा दीजिए, जिसमें आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वो बैरिकेड्स अपने आप खुलते हुए आप फटाफट निकलते जाएंगे। मतलब पर्टिकुलर आपको टोल टैक्स देने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और ये भारत का सबसे पहला
पहला ऐसा भारत का पहला फर्स्ट मल्टी लेन फ्लोर टोलिंग सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है आपके मॉर्थ के द्वारा, जिसमें आपको बता दूं इसका उद्देश्य ही यही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता जो है उसको निर्बाध तरीके से, बाधा मुक्त तरीके से टोल का अनुभव दिया जा सके, टैक्स वसूला जा सके। अब आपको बता दूं इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा, ये जो आपका लॉन्च किया गया है इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं ये जो MLFF बेस्ड के साथ साथ ICICI बैंक के साथ ये समझौता किया गया, तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। शुरुआत में अप्रोक्स 25 नेशनल हाईवे पे इसको लॉन्च कर दिया गया है इस समय शुरुआत के अंदर। इसमें आप सभी को बता दो गुजरात का जो डेफ्ट फी प्लाजा है NH48, ये देश की ऐसी पहली है जिसपे मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू की गई है। मल्टी लेन फ्री फ्लो की बात करें तो ये टोलिंग सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गाड़ियों को टोल प्लाजा पर बिना रुके या धीमा किए टोल के बिना भुगतान करने की, मतलब बिना भुगतान करने के लिए टोल का भुगतान करने की सुविधा मिलती है। मतलब कि बहुत स्लो स्लो चलते रहेंगे, मतलब चलते चलते ही आपका ये टोल कट जाएगा, आपको कोई वहां रुकने की जरूरत नहीं है। जो लंबी लंबी यहाँ पे लाइनें देखने को मिलती है ना, बहुत ज्यादा लाइनें लगती हैं, वो लाइन नहीं लगना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, बाई मिस्टेक 3 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे है वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर इनॉग्रेटेड। भाई इंडिया का, भारत का एरो इंजन का टेस्टिंग हुआ है और ये कहां पर हुआ है आप सभी को लोगों को बता दो। अच्छा थोड़ा सा ना अब इसके बारे में और थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मुझे एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। आपके भारत के अंदर अभी टोटल अगर हम लोग देखें तो 63 लाख किलोमीटर का कुल, आपका 63 लाख किलोमीटर का जो है कुल नेशनल हाईवे का टोटल आपके भारत देश के अंदर है, जिसमें आपका नेशनल हाईवे पूरा, ये रोड नेटवर्क की बात है, पूरे आपके देश के अंदर रोड नेटवर्क जो है इतने किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 63 लाख किलोमीटर में। लेकिन आपका सिर्फ नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे अपने आप में सिर्फ 1,46,342 किलोमीटर में जो है फैला। ये बहुत स्टैटिक पार्ट है लेकिन पूछ लेता है, क्या कर सकते हैं भैया, बताना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अब यहाँ पे अगला सवाल बात करते हैं कि भैया जो भारत का लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर है वो इनॉग्रेट किया गया है, कहां पर इनॉग्रेट किया गया? तो आप बोलेंगे गुरुजी अभी आप नोएडा की तारीफ कर रहे थे, तो नोएडा के अंदर, नोएडा सेक्टर 80 के अंदर, नोएडा सेक्टर 80 के अंदर जो है ये आपकी टेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं इंजन टेस्टिंग सेंटर जो है इनोग्रेट किया जाए, जो कि एक आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। ये हमें बड़ा जल्दी से अच्छे से समझना पड़ेगा। कहां पे किया गया? नोएडा सेक्टर 80 में किया गया है, जहां पर आपके एक बहुत बड़ा लार्जर डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो बनाए जाएंगे, ड्रोन मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें आपकी किसके द्वारा किया गया है तो आप लोग याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रेजेंट रहे इस इनॉग्रेशन के अंदर, जिसका सिग्निफिकेंस यही है कि आपके भारत देश का सेल्फ रिलायंस दिखाता है, सेल्फ रिलायंस दिखाता है, मतलब आत्मनिर्भरता दिखाता है डिफेंस सेक्टर के अंदर, किस तरीके से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और सिर्फ आप अपने ही देश में नहीं बल्कि और उन देशों को भी ये ऐसे ड्रोन बनाकर आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। ये हमारे भारत देश के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को और भी आगे बढ़ाता है। इसके बारे में आप सभी को मैंने बता दिया आपके कि कौन कौन इसमें अवेलेबल था इनॉग्रेशन के टाइम पर, कहां पे किया गया है, तो गौतम बुद्ध नगर आपके और नोएडा के अंदर सेक्टर 80 के अंदर किया गया है। क्लियर है? अच्छा किस कंपनी के द्वारा किया गया है तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जो राफे एम्वीर कंपनी है, राफे एम्वीर कंपनी। आप सभी लोगों को यहां मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा इंग्लिश हिंदी में, तो राफे एम, देखो एम इसमें ना स्मॉल होता है, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, एन रामे एम PHIBR। ठीक है, तो ये एक कंपनी है, इसके द्वारा जो है ये आपका डेवलप किया जाएगा, मतलब ये इसके द्वारा ही, ये कंपनी के अंदर इसके द्वारा ये सारे सिस्टम जो है डेवलप किए जाएंगे, डिफेंस जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी ड्रोन सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो यही इंजन टेस्टिंग जो है इंजन टेस्टिंग सेंटर जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। तो अभी थोड़ा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो रिसेंट में ऐसे कौन कौन से आपके एक्सरसाइजेज हुए हैं उसके बारे में देखें, और कौन कौन से ऐसे डेवलप किए गए हैं आपके नौसेना में अंदर, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो ब्राइट स्टार 2025 का अभ्यास इजिप्ट के अंदर हुआ है। नौसेना में शामिल युद्धपोत जो हैं INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को शामिल किया गया। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन बनाने के लिए साझेदारी की है फ्रांस की
सेफ्रॉन कंपनी के साथ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के अंदर किया गया है, अभी आप लोगों को पढ़ाया भी था मैंने। सिलिनेक्स 2025 का अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था आपका आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति को शामिल किया गया था। अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जो है आपके भारत और सिंगापुर के बीच में आपका हुआ है। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितने भी आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं और जितने भी आपके ये डिफेंस इक्विपमेंट्स डेवलप किए गए हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला सवाल है, आईएनएस कदमत किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल किया गया है? तो आईएनएस कदमत जो है ये आपका 50th इंडिपेंडेंस डे पे शामिल किया गया। कौन से देश इंडिपेंडेंट हुई थी? तो आप सभी को बता दो 1975 16 सितंबर 1975 जो है 1975 को जो है आपका ये जो एक कंट्री देखेंगे पापुआ न्यू गिनिया, ये कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया से अलग हुई थी, मतलब आजाद हुई थी आप कह सकते हैं। ठीक है, समझ लें आप सभी लोग। तो ये ऑस्ट्रेलिया से आजाद हुई थी आपका 15th इंडिपेंडेंस डे के दिन, सॉरी 15 आपका 15th इंडिपेंडेंस डे जो है ये आपका 16 सितंबर 1975 को ये मना रहा होगा। कौन मना रहा होगा? पपुआ न्यू गिनिया, जो कि जिसकी आज़ादी 1975 को ऑस्ट्रेलिया से मिली थी। आप सभी लोगों के लिए जरूरी क्यों है न्यूज, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस हमारे देश का जो आईएनएस कदमात है इसको, जो कि आपका इंडिजीनियस एंटी सबमेरीन वॉरफेयर है, ASW, आप सभी लोग एंटी सबमेरीन वॉरफेयर, इसको भेजा गया है आपके कहां पर भेजा गया है? आपके एक सेकेंड यार, ये बड़ी समस्या है। कहां पे भेजा गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे इस एंटी सबमेरीन वॉरफेयर को भेजा गया है आपके पोर्ट मॉरिस बे में जो है भेजा गया है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये जो पोर्ट मॉरिस बे के अंदर भेजा गया है, इसमें ये आपका पपुआ न्यू गिनिया का जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें ये सेलिब्रेट करने के लिए पार्टिसिपेट करेगा आपके 15th इंडिपेंडेंस डे में। और आप सभी को बता दूं ये कहीं ना कहीं आपके और भारत के और जो भी ऐसे पैसिफिक और आपके साउथ ईस्ट नेशंस के साथ जो आपका एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये जो साइन किया गया था आपके भारत के द्वारा, जिसका मेन एम था कि पीस को, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और आपके स्टेबिलिटी को मायने रखना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझा ही देता हूं कि आपका ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्चुअल में आप सभी का ये लॉन्च किया गया था 2014 में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है बेटा ये आपका लॉन्च किया गया था 2014 में, इसको इस एक्ट को बनाया गया था, जिसका मेन एम ये था कि जो साउथ ईस्ट एशिया है और पैसिफिक इन आइलैंड नेशन है, इनके बीच में, यहाँ किसके बीच में है ये बेटा? आप याद रखेंगे साउथ ईस्ट एशिया जो है और आपके एंड पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो हैं। ठीक है, पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो हैं उनके साथ एक प्रॉपर कनेक्टिविटी करना। ठीक है, कनेक्टिविटी तैयार करना। ठीक है, कनेक्टिविटी बनाकर रखना, आप ये भी कह सकते हैं कनेक्टिविटी बनाकर रखना, चाहे फिर वो ट्रेड का कनेक्टिविटी हो, चाहे फिर वो कल्चर का हो। ठीक है, कल्चर का हो, चाहे फिर वो आपका डिफेंस कॉपरेशन का हो। ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन की बात हुई, चाहे फिर वो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात हुई। और साथ ही साथ यहाँ पे इनका मेन एम रखा गया था, इसका मेन एम है इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कि हम इन देशों के बीच में जो है हम प्रमोट कर सकें। क्या प्रमोट कर सकें बेटा? आपके पीस को, स्टेबिलिटी को ये बड़ा ही मेंटेन, बहुत ही जरूरी है आप सभी लोगों का एक्ट ईस्ट पॉलिसी ध्यान रखिएगा। और ऐसे इंक्लूसिव ग्रोथ को, ठीक है, उन इंक्लूसिव ग्रोथ को, ठीक है, किस रीजन में आपका होना चाहिए? ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। क्लियर आप सभी लोगों को? तो ये इसका मेन एम था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही इसको भेजा गया था। आपके किसको भेजा गया है? आईएनएस कदमात को, जो कि आपका ये इसके बारे में मैंने बताया, जो कि आपका क्या है? आपका एंटी सबमेरीन वॉरफेयर है। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को? तो इसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि 1975 में ये लॉन्च किया गया था। आप 1975 में आपका ये पापुआ न्यू गिनी जो है देश, ये आज़ाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया से। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस समय यहाँ के जो एम्परर हैं वो चार्ल्स थर्ड हैं और प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे। राजधानी है आपकी पापुआ न्यू गिनिया की
पोर्ट मोरेस्बी और यहाँ की मुद्रा है कीना। साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित है, ये एक आइलैंड नेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस देश में भूकंप आने से लगभग 800 लोगों की मौत हो गई? तो आप सभी को पता है 6 रेक्टर स्केल, यहाँ पे आप सभी को बता दो 6 नंबर का रेक्टर स्केल पर आपका भूकंप आया, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर 800 लोगों की मौत हो गई और नहीं भी तो कम से कम 2500 लोग घायल हो गए। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के अंदर जो 6 तीव्रता का भूकंप आया था इसमें अप्रोक्स 2500 लोग घायल हो गए, जिसमें अमेरिका की जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसके तहत अगर हम लोग बात करें तो ये जो भूकंप आया था ये उस जगह पर आया था जहां पर अप्रोक्स 2 लाख लोगों की आबादी रहती थी, जिस शहर का नाम था जलालाबाद, और इस शहर में अप्रोक्स 17 मील दूर तक ये भूकंप आया था। देखिए आप सभी को ना थोड़ा सा भूकंप के बारे में समझाऊं तो जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, मूव करती हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक ये हम आपका धरती है और एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा सा पढ़ा होगा। ये मान लीजिए एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो 3 तरीके से प्लेट जो है आपस में टकराती हैं। आप सभी को पता होगा, एक आप कन्वर्जेंट प्लेट्स, आपने डाइवर्जेंट प्लेट और आपने ट्रांसवर्सल प्लेट से सुना होगा। तो जब ये आपस में टकराती हैं तो इसके ये जब प्लेट आपस में जब टकराती हैं ना 3 तरीके से टकराती है, तो ट्रांसवर्सल वे में होती है, तो कन्वर्जेंट वे में होती है, तो डाइवर्जेंट वे में होती है। ठीक है, अब आप सभी को देखो तीनों का मतलब भी समझा देता हूँ, जब बता ही दिया तो तीनों में क्या होता है, कन्वर्जेंट में क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तब आपका टकराव होता है, या तो एक दूसरे से दूर भाग जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका डाइवर्जेंट हो गया, पहला वाला कन्वर्जेंट हो गया, या तो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक कंपन क्रिएट होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इस वाइब्रेशन की वजह से आपके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे जो है भूकंप आ जाता है। अब भूकंप जो आता है इसमें क्या होता है, एक भूकंप का एक एपिसेंटर होता है। एपिसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उस कंपन का, उस वाइब्रेशन का सबसे ज्यादा वेव फैलती है। मतलब जिस जगह पर आपका जैसे मान लीजिए भूकंप आया और उस जहां पर उसकी सबसे ज्यादा वेव पहुंचेगी उसी को बोलते हैं एपिसेंटर, और जहां से पहुंचेगी उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। समझ में आ रही बात? तो जहां से ये आपका स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, जहां पे अर्थक्वेक की ये आपकी स्टार्ट होती है। लेकिन सबसे पहले अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ के जो क्रस्ट वाले रीजन में सबसे ऊपर जहां जहां पे जिस रीजन में पहुंचती है इसको बोलते हैं एपिसेंटर। और इस एपिसेंटर में आप सभी को बता दूं, ये जो एपिसेंटर वाला पार्ट है ना बेटा, ये एपिसेंटर वाले पार्ट में जो भी रीजन होते हैं वो रीजन बड़े खतरनाक तरीके से यहाँ पे दिक्कत होती है, बहुत भारी लेवल पे यहाँ पे नुकसान होता है। तो इसके अगल बगल जितने भी एरिया हैं एपिसेंटर के, जितने भी अगल बगल एरिया होते हैं एपिसेंटर के, वो बहुत ही ज्यादा उनको नुकसान देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें तो चिली के अंदर सबसे तगड़ा वाला अभी तक भूकंप आया था जो कि 9.5 रेक्टर स्केल का था 1960 के अंदर। इसके बाद अलास्का जो कि अमेरिका के अंदर आया था 1964 में, जो कि 9.2 रेक्टर स्केल का था। सुमात्रा इंडोनेशिया के अंदर 2004 में 9.1 रेक्टर स्केल का आया था भूकंप। तोहोकू जापान 2011 के अंदर 9.1 रेक्टर स्केल का आया था भूकंप। और इसी तरीके से कामचटका रूस के अंदर 1952 के अंदर 9 रेक्टर स्केल का आया था। और कामचटका रूस के अंदर 2025 के अंदर 8.8 रेक्टर स्केल का आया था, जिसके वजह से काफी भारी नुकसान हुआ था। आप सभी को इसके बारे में बता दूं, भूकंप क्या होता है, एक पृथ्वी की ऐसी सतह है जहां पे एक अचानक से ऐसी कंपन महसूस होती है जिसकी वजह से भूकंप आता है। और ये डिस्ट्रक्शन है, देखिए इस तरीके से डिस्ट्रक्शन होती हैं। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, भूकंप के अध्ययन को, स्टडी को कहा जाता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और इसको नापने के लिए किस स्केल का यूज किया जाता है, रेक्टर स्केल का यूज किया जाता है। भूकंप का जो केंद्र है उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, और जहां पे ये वेव सबसे पहले पहुंचती है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए ये भूकंप आया तो जहां जहां से ये जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां से स्टार्ट हुआ, इसकी वेव सबसे पहले अर्थ क्रस्ट पे इस पॉइंट पे पहुंची, तो यहां से जहां से स्टार्ट हुआ दैट इज हाइपोसेंटर। और जहां पर अर्थ के सबसे पहले जहां पे जिस पॉइंट पे पहुंची इसकी वेव, अर्थक्वेक की इस वेव को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। अब समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो भूकंप मापने वाला मशीन सिस्मोग्राफ कहलाता है। और भूकंप की सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी होती है उसको बोलते हैं एल वेव। यहाँ पे 2 वेव होती है, पी वेव और एल वेव। ठीक है, और एस वेव भी होती है आई थिंक। पी वेव और एल वेव थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो भूकंप को मापने के लिए जो मशीन यूज किया जाता है वो सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है। और एल वेव जो है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जब
एल वेव तरीके का वेव आपको अर्थक्वेक के अंदर देखने को मिलता है। और भूकंप आने से पहले एटमॉस्फेयर में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो याद रखेंगे रेडॉन गैस की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो एक इंडिकेशन होता है इस तरीके से, जब भूकंप आ रहा होता है तो अगर रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ गई तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि भूकंप बहुत तगड़ा आने वाला है। तो याद रखेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी जो कि आप सभी को मैंने बता दिया। चलिए अगला सवाल है आपकी नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? विच सिटी हैज बिकम द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू द नारी रिपोर्ट 2025? मुंबई, कोहिमा, ईटानगर या फिर ऐजवाल? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताएंगे। आपकी नागालैंड की जो कैपिटल है, सॉरी 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 सॉरी, नागालैंड की कैपिटल जो है कोहिमा। तो नागालैंड जो है ये आपकी सबसे सेफेस्ट राज्य बना है आपके नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स वुमेन सेफ्टी के अकॉर्डिंग। आप सभी को आज भी बता दूं, हमारे देश के अंदर 2022 की, क्योंकि रिपोर्ट जो है लास्ट टाइम 2022 की आपका अभी तक जारी, 2022 का रिपोर्ट ही लास्ट टाइम जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? आपके एनसीआरबी के द्वारा। एनसीआरबी के द्वारा लास्ट टाइम जारी किया गया था। एनसीआरबी का मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें आज भी बोला गया था कि हमारे देश के अंदर 86 रेप केसेस पर डे होते हैं। पर डे ऑन एन एवरेज 86 रेप केसेस होते हैं। आप ये मामूली बात नहीं है। और भारत के अंदर अप्रोक्स हर साल, पूरे साल के अंदर नहीं भी तो 31,516 केसेस, रेप केसेस आपके भारत देश के अंदर होते हैं। ये 2022 की रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं किया गया एनसीआरबी के द्वारा। ठीक है, तो नारी की जो रिपोर्ट है इसके द्वारा कहा गया है कि 12,770 महिलाओं के साथ ये 31 शहरों के अंदर सर्वे किया गया कि वो कितना सेफ फील करती हैं। इसका उद्देश्य ही यही है कि महिलाओं की रियल सिक्योरिटी को, एक्चुअल में अनुभव को समझना कि सच में ग्राउंड लेवल पे वो कितना खुद को सेफ महसूस करती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है नागालैंड, क्योंकि सभी शहरों में अप्रोक्स मैंने बताया ना 31 ऐसे शहरों के अंदर, 31 शहरों में ये आपका 12,770 महिलाओं का इस रिपोर्ट के जरिए आपका ये सर्वे किया गया, जिसमें बताया गया कोहिमा नागालैंड जो कि सबसे सेफेस्ट सिटी है, या फिर कह लीजिए शहर, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं ये राज्य सबसे ज्यादा सेफ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, आप सभी का भुवनेश्वर उड़ीसा, ऐजवाल मिजोरम, गंगटोक सिक्किम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश और मुंबई ये सबसे सेफेस्ट शहर हैं आप सभी के लिए, जहां पे महिलाएं सेफ हैं। लेकिन अगर आप सबसे असुरक्षित शहर बात करें, सबसे मोस्ट अनसेफ सिटी है, तो वो कौन है बेटा? दिल्ली, जो कि हमारे सोच रहे देश का कैपिटल रीजन है, यहाँ पे महिलाएं सेफ नहीं है। ये हाल है हमारे देश का। कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, जयपुर राजस्थान के अंदर आए दिन रेप केसेस, आपको ऐसा लग रहा होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केसेस होते थे एक टाइम पर। 2019 की रिपोर्ट के में देखेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केसेस होते थे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वहां पर, रांची झारखंड के अंदर, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेप केसेस होते थे। और यहाँ पे महिलाएं जो है सबसे ज्यादा अनसेफ फील करती हैं। तो ये आपका पूरा डाटा है जो आप सभी के सामने मैंने रखा है, ये नारी रिपोर्ट के द्वारा जो है ये आपका बताया गया है। अगला सवाल है आपका, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में जो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी हैं और चिराग शेट्टी का जो डबल्स खेला गया है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के अंदर, उसमें कौन सा मेडल हमारे देश के द्वारा जीता गया है? तो आंसर याद होगा आप सभी को, ब्रॉन्ज मेडल हमारे भारत देश ने जीता है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में सेमीफाइनल में चीन के 11वें वरीय चेन बो यांग और लियू यी से हराने के बाद कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी को बता दूं ये दूसरा पदक है हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो इससे पहले इस जोड़ी ने 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2022 के अंदर। समझ में आ रही है सभी को? तो आप सभी लोगों को आप थोड़ा सा रिसेंट में देख लेते हैं कौन कौन से कप हुए और वो कौन कौन से ट्रॉफीज जो है कौन कौन से देश ने और व्यक्ति ने जीता है। तो डुरंड कप 2025 का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। सन सिटी ओपन जीता है किसने भाई? आपका कार्लेस अल्कराज स्पेन के अंदर, उन्होंने जीता है। सन सिटी ओपन जीता है महिला वाला जो है वो ईगा स्वियाटेक ने जीता है, पोलैंड देश ने जीता है। पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है आपके मैग्नस कार्लसन ने जीता है।
फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। और महिला यूरो कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। तो आप सभी लोगों को एक चीज और देख लेंगे, मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब आपके एमआई न्यूयॉर्क ने जीता है। और विंबलडन का खिताब महिला जो है वो आपका ईगा स्वियाटेक पोलैंड ने जीता है। और इसी तरीके से विंबलडन का खिताब पुरुष वाला जो है वो जानिक सिनर इटली ने जीता है। और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल कौन जीता है? आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। आप सभी लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। क्लियर है? यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। यहाँ पे एमआई का मतलब क्या है? मुंबई इंडियंस। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग रिसेंट में देखते हैं कि फर्स्ट इन 2025 आपके ऐसे कौन कौन से फर्स्ट हैं 2025 में जो कि आप सभी को देखने को मिलता है। तो पहला यूएई बैंक जो कि गिफ्ट सिटी के अंदर एंटर करता है। गिफ्ट सिटी कहां पर है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है, अहमदाबाद के अंदर है। क्लियर है? तो आप लोग याद रखिएगा, पहला यूएई बैंक जो कि गिफ्ट सिटी के अंदर एंटर करता है वो है मशरिक बैंक। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट टू लॉन्च इंटरनेट, ऐसा भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट जो कि इंटरनेट लॉन्च करने के लिए वो है अनंत टेक। और आप सभी को बता दूं, भारत का पहला इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म जो है सी फ्लड जो है ये बनाया गया है। इंडिया फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा जो है ये फजिल का पंजाब के अंदर बनाया गया है। पूरा लकड़ियों से बनाया गया है ये गुरुद्वारा। इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है ये अरालम फॉरेस्ट ऑफ केरला के अंदर है। इंडिया का भारत का सबसे ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये अडानी ग्रुप ने अडानी ग्रुप में बनाया गया है, मतलब एस्टेब्लिश किया गया है। भारत का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है वो आपका मिजोरम को स्थापित किया गया है। और अच्छा, अगर ये देखो फुल्ली लिटरेट स्टेट मिजोरम को बोला गया, लेकिन अगर यही बोल दिया जाए डिजिटल फुल्ली लिटरेट स्टेट तो वो आपका जानते हैं क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, आप सभी लोगों को बता दूं ये कौन हो जाएगा? आपका रशिया जो हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपके फर्स्ट थे, प्रथम थे जो कि आपके भारत के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं 2025 में। अब आपके लिए एक होमवर्क है, सवाल कि ये बताएंगे किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। लेकिन एक नाम नहीं, आप तीनों नाम बताएंगे क्योंकि मैंने आपको तीनों के बारे में पढ़ाया है। और ये भी बताएंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये कौन से ईयर में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और ये भी बताएंगे फर्स्ट टाइम आप सभी लोग बताएंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था, मतलब पहली बार अवार्ड ये किसको दिया गया था, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर। इस उम्मीद आशा के साथ अब एंड करता हूं इस क्लास को कि आप सभी को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। एक बार जैसे भी आप सभी लोग, कोई भी बच्चा अगर पहली बार सेशन में, प्लीज सेशन को आप सभी स्टूडेंट्स लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, और अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा भी लगा हो आपको क्लास को कमेंट जरूर करिएगा। अब क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा सकता हूं मैं आप सभी को। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी बच्चे जो हैं अपनी राय जरूर लिखिएगा किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए होगा तो। और साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।